मुझे नष्ट नहीं कर सकता। मेरा नाम अंकित है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हुआ है। आज भी जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी रात में मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर जब मुड़कर देखता हूं वहां कुछ नहीं होता, या शायद अब मैं देख ही नहीं पाता। सब कुछ 3 महीने पहले शुरू हुआ था। मुझे गांव से एक फोन आया। मेरे नाना का घर, वो पुराना टूटा फूटा घर जो पिछले 20 सालों से खाली पड़ा था। फोन पर मामा जी की आवाज आई, अंकित बेटा तू एक बार गांव आ जा, नाना का घर अब बेचना पड़ेगा, पर पहले उसे साफ करवाना होगा। कोई उस घर में जाना ही नहीं चाहता। मैंने पूछा, क्यों मामा जी, घर में क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने थोड़ी देर चुप्पी के बाद कहा, बस लोग कहते हैं कि वहां अजीब आवाजें आती हैं, पर तू परवाह मत कर, बस एक बार आकर सफाई करवा दे, फिर हम उसे बेच देंगे। मैंने सोचा शायद गांव वाले फिर से अंधविश्वास में फंस गए हैं। मैं शहर में रहता हूं, पढ़ा लिखा हूं, मुझे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने हामी भर दी। अगले शुक्रवार की शाम मैं गांव पहुंच गया। गांव के बाहरी छोर पर खेतों के पास नाना का घर खड़ा था। जैसे ही मैं उस घर के सामने पहुंचा, मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई। घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था। छत टूटी हुई थी, दीवारों पर हरे रंग की काई जम गई थी और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छोड़ दिया हो, या शायद कुछ इसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया हो। मैंने दरवाजा खोला। चूं की आवाज के साथ दरवाजा खुला। अंदर घुप अंधेरा था और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और अंदर घुस गया। पहले कमरे में कुछ खास नहीं था। टूटी हुई कुर्सियां, पुराने बर्तन और दीवारों पर मकड़ी के जाले। मैं दूसरे कमरे में गया। यहां नाना की पुरानी चारपाई पड़ी थी। मैंने सोचा कल से सफाई शुरू करूंगा, आज तो बस एक नजर देख लूं। मैं तीसरे कमरे में गया। यह एक छोटा स्टोर रूम था। यहां सामान बेतरतीब से रखा हुआ था। मैंने सफाई करना शुरू किया। तभी कोने में मुझे एक लकड़ी का बक्सा दिखा। वो बाकी सामानों से अलग था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छुपाया हो। बक्से पर लाल धागे लिपटे हुए थे और एक अजीब निशान बना था। त्रिकोण के अंदर एक वृत्त। मेरे मन में जिज्ञासा जागी। मैंने धागे खोलने शुरू किए। जैसे जैसे मैं धागे खोल रहा था, मुझे लग रहा था जैसे कमरे का तापमान गिर रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आखिरी धागा खोलते ही बक्सा खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के कवर पर वही निशान बना था जो बक्से पर था। डायरी के कुछ पन्ने आधे जले हुए थे और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे पुराने फूलों और धूप मिले हों। मैंने उत्सुकतावश डायरी का पहला पन्ना खोला। पहली लाइन पढ़ते ही मेरी सांस रुक गई। जो इसे पढ़ेगा वो मुझे जागृत करेगा। मैं हंस पड़ा। अरे वाह, लगता है नाना को भी तंत्र मंत्र का शौक था, मैंने सोचा। पर फिर मुझे लगा शायद ये किसी और की होगी। मैंने दूसरा पन्ना पलटा। वहां कुछ अधूरे मंत्र लिखे थे और नीचे एक वाक्य था, साधना अधूरी रह गई, पर जो इसे पूरा करेगा वो मुझे मुक्ति देगा। पन्ना पलटते ही अचानक कमरे में एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। मेरी टॉर्च की रोशनी डगमगा गई और फिर धड़ाम, स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा पूरी तरह बंद था। कोई हवा का झोंका नहीं था जो उसे बंद कर सके। शायद पुराने कब्जे की वजह से। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर फिर मुझे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो, बहुत करीब, इतना करीब कि मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थी। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, पसीना छूटने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार, खाली, पुरानी, नमी वाली दीवार। पर मेरा वो एहसास अब भी था, जैसे कोई अब भी देख रहा हो। मैंने तुरंत डायरी बंद की और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद से कहा, बस
पुराने घर का डर है, कुछ नहीं है। पर उस रात जब मैं मामा जी के घर लौटा तो मेरी जेब में वो डायरी थी। मुझे नहीं पता कब मैंने उसे उठाया, शायद अनजाने में, या शायद किसी और ने मुझसे उठवाई थी। उस रात मैं डायरी को अपने कमरे की टेबल पर रखकर सो गया, पर मेरी नींद बेचैन थी। सपने में मुझे बार बार वही दिख रहा था, वो बक्सा, वो लाल धागे और डायरी का पहला वाक्य। जो इसे पढ़ेगा वो मुझे जागृत करेगा। और एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, जो मुझे बुला रही थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरी टेबल पर वो डायरी खुली पड़ी थी, और सबसे डरावनी बात, मेरी दाहिनी हथेली पर एक लाल निशान था, त्रिकोण के अंदर वृत्त, वही निशान जो डायरी और बक्से पर था। मैंने पानी से हाथ धोया, साबुन लगाया, पर वो निशान नहीं गया, जैसे किसी ने उसे मेरी त्वचा में गोद दिया हो। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई, और मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या जागृत कर दिया है। अगली सुबह मैं परेशान था। हथेली पर वो निशान देखकर मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। मैंने मामा जी से पूछा, क्या नाना को तंत्र मंत्र में कोई दिलचस्पी थी? मामा जी ने अजीब नजरों से मुझे देखा। क्यों पूछ रहा है अचानक? मैंने झूठ बोला, बस ऐसे ही, उस पुराने घर में कुछ किताबें मिली थीं। मामा जी ने गहरी सांस ली। देख बेटा, तेरे नाना अच्छे इंसान थे, पर हां, बुढ़ापे में वो थोड़े अजीब हो गए थे। कहते थे कि मौत को हराया जा सकता है। गांव में एक साधु आया था, उससे मिलने के बाद से नाना बदल गए थे। फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा था, पर क्या? मैंने पूछा। मामा जी ने सिर हिलाया। छोड़ ये सब, तू जल्दी से उस घर को साफ करवा और लौट जा शहर। उस दिन मैं फिर से नाना के घर गया। इस बार मैंने डायरी को घर पर ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा शायद उससे दूर रहूंगा तो ये अजीब चीजें बंद हो जाएगी। पर जब मैं स्टोर रूम में पहुंचा तो देखा वो डायरी वहीं उसी बक्से के पास रखी थी, जबकि मैंने उसे मामा जी के घर की अलमारी में बंद करके आया था। ये कैसे यहां आई? मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत करके डायरी उठाई और अगला पन्ना खोला। इस बार पन्ने पर कुछ अजीब आकृतियां बनी थीं, त्रिकोण, वृत्त और कुछ संस्कृत के अधूरे मंत्र। हर आकृति के नीचे एक तारीख लिखी थी, पर जब मैंने तारीखों को ध्यान से देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये तारीखें आने वाले दिनों की थीं। पहली तारीख 18 अक्टूबर, यानी आज से 3 दिन बाद। दूसरी तारीख 22 अक्टूबर। तीसरी तारीख 31 अक्टूबर। यह क्या बकवास है, मैंने सोचा। शायद किसी ने गलती से भविष्य की तारीखें लिख दी। पर फिर मेरी नजर एक वाक्य पर गई जो सबसे नीचे लिखा था, जिस दिन ये चिन्ह पूर्ण होंगे उस दिन साधना पूर्ण होगी और मैं लौट आऊंगा। मेरे मन में एक अजीब डर समा गया। मैंने डायरी बंद की और तय किया कि अब इसे नष्ट कर दूंगा। मैं बाहर आया और एक पुराने ड्रम में आग जलाई। जैसे ही मैंने डायरी को आग में फेंकने के लिए उठाया, अचानक तेज हवा चली, आग बुझ गई और मेरे हाथ से डायरी छूटकर जमीन पर गिर गई। डायरी खुद ब खुद खुल गई और उस पन्ने पर एक नया वाक्य उभर रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो, तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता, अब तू मेरा माध्यम है। मैं घबराकर पीछे हट गया। यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। मैंने डायरी उठाई और भागते हुए मामा जी के घर आ गया। उस रात मैंने डायरी को ताले में बंद कर दिया। पर जैसे ही रात हुई, अजीब चीजें होने लगी। पहले तो मुझे लगा कि मेरे कमरे की दीवारों पर कुछ चमक रहा है। मैंने लाइट ऑन की, कुछ नहीं था। लाइट ऑन ऑफ की, फिर से वही चमक। मैंने मोबाइल की टॉर्च से दीवार को देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। दीवार पर वही आकृतियां उभर रही थीं जो डायरी में थीं, त्रिकोण, वृत्त और अजीब मंत्र, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें दीवार पर उकेर रहा हो। मैंने लाइट ऑन की, गायब। लाइट ऑफ की, फिर दिखने लगे। यह सब मेरे दिमाग का वहम है, मैंने खुद को समझाया। मैं थका हुआ हूं इसलिए यह सब दिख रहा है। मैं लाइट ऑन करके सो गया।
पर नींद में भी मुझे लगातार वही आकृतियां दिख रही थी और एक आवाज बहुत धीमी जो मेरे कानों में फुसफुसा रही थी, जल्दी ही तू मुझे पूरा करेगा। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे कमरे की दीवारें साफ थीं, कोई निशान नहीं था। पर जब मैं बाथरूम में गया और आईने में खुद को देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरी दाहिनी हथेली पर वो निशान अब और गहरा हो गया था और अब वो सिर्फ निशान नहीं था, उसमें से हल्का सा खून रिस रहा था। और सबसे डरावनी बात, मेरी बाईं हथेली पर भी एक नया चिन्ह उभर आया था। मैंने तुरंत डायरी निकाली और उसे खोला। तीसरे पन्ने पर लिखा था, तेरे भीतर अब मेरा चिन्ह है, धीरे धीरे तू मेरा पात्र बनता जाएगा और जब सारे चिन्ह पूर्ण होंगे तब साधना पूरी होगी। मेरे हाथों से डायरी छूट गई। मैं समझ गया कि मैं किसी ऐसी चीज में फंस गया हूं जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। उस दिन से मैंने तय किया कि मुझे इसका जवाब ढूंढना होगा। मुझे जानना होगा कि यह साधना क्या है और कौन है वो जो मुझे अपना माध्यम बना रहा है। पर क्या मैं सच जान पाऊंगा या फिर सच जानने से पहले ही मैं उसका हिस्सा बन जाऊंगा? उस रात से मेरी नींद हराम हो गई। जब भी मैं आंखें बंद करता मुझे अजीब अजीब चीजें दिखती, पर ये सपने साधारण सपने नहीं थे। ये इतने असली लगते थे कि कई बार मुझे समझ नहीं आता था कि मैं सो रहा हूं या जाग रहा हूं। पहली रात मैंने देखा कि मैं किसी अंधेरी जगह पर खड़ा हूं। चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे की आदी हुई तो मुझे समझ आया, ये एक श्मशान था। जली हुई चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी, दूर से कौओं की आवाज आ रही थी और मैं बीचों बीच खड़ा था, एक चिता के सामने। उस चिता पर कोई लेटा हुआ था। शरीर आधा जला हुआ था, पर फिर भी वो हिल रहा था। मैं डर से पीछे हटने लगा, पर मेरे पैर जम गए, जैसे किसी ने मुझे जमीन में जड़ दिया हो। तभी उस चिता से काला धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा, पहले तो अस्पष्ट, फिर एक इंसानी आकृति बन गई। वो आकृति मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। जैसे जैसे वो करीब आती गई, मुझे उसके चेहरे की झलक मिली। एक बूढ़ा आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें लाल, माथे पर त्रिशूल का निशान और उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और मेरे माथे पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसने बहुत धीमी कर्कश आवाज में कहा, तूने मुझे पढ़ लिया है, अब पीछे मुड़ना मना है। मैं चीखते हुए उठ बैठा। मेरे पूरे शरीर पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थीं। मैंने चारों तरफ देखा। मैं अपने कमरे में था। बस एक सपना था, मैंने खुद को समझाया। पर फिर मुझे एक गंध महसूस हुई, वही गंध जो डायरी से आती थी, धूप, मिट्टी और सड़े हुए फूल। मैंने तुरंत अपनी टेबल की तरफ देखा। डायरी जो मैंने ताले में बंद करके अलमारी में रखी थी, वो मेरे सिरहाने खुली पड़ी थी। ये कैसे यहां आई? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी उठाई। वो खुद ब खुद एक पन्ने पर खुली थी। उस पन्ने पर लिखा था, जिस दिन तुम ये पढ़ रहे होगे मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होऊंगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर एक परछाई थी, एक इंसान की परछाई जो हिल रही थी बिना किसी इंसान के। मैंने तुरंत लाइट ऑन की। परछाई गायब हो गई। नहीं, यह सब मेरा वहम है, मैंने खुद से कहा। मैं घबरा गया हूं, इसलिए यह सब दिख रहा है। पर अगली रात सपना फिर आया। इस बार मैं फिर उसी श्मशान में था, पर अब वहां सिर्फ एक चिता नहीं बल्कि कई चिताएं जल रही थीं और हर चिता से काला धुआं उठ रहा था। वो धुएं से बनी आकृतियां मेरे चारों तरफ घूमने लगीं। वे मुझे घेरती जा रही थीं। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर नहीं चल रहे थे। तभी उनमें से एक आकृति मेरे सामने आई। वो बूढ़ा आदमी, वही जो पिछली रात दिखा था। इस बार उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत नजदीक से मेरे कान में फुसफुसाया, तेरी देह अब मेरा मंदिर बनेगी, तेरी सांसों में मेरी सांसें होंगी, और जब पूर्णिमा आएगी तब मैं पूरी तरह लौट आऊंगा। मैं फिर चीखते हुए उठ बैठा। इस बार मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था।
मैंने तुरंत अपने माथे को छुआ। उस पर पसीना नहीं बल्कि ठंडी चिपचिपी नमी थी। मैंने बाथरूम जाकर चेहरा धोया। जब मैंने आईने में देखा तो मुझे लगा जैसे मेरा चेहरा बदल रहा है। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, त्वचा पीली पड़ गई थी। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने खुद से पूछा। अगले 3 दिन और भी भयानक थे। हर रात वही सपना आता। हर रात वो बूढ़ा मेरे और करीब आता जाता और हर सुबह मेरे शरीर पर एक नया निशान होता। पहले दाहिनी हथेली पर, फिर बाईं पर, फिर माथे पर। अब मेरी छाती पर भी एक त्रिकोण का निशान उभर आया था। मैं डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा यह शायद एलर्जी है या फिर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। उन्होंने कुछ क्रीम और दवाइयां दी पर कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरी रात को सपने में वो बूढ़ा मेरे बिल्कुल चेहरे के सामने आया, इतना करीब कि मैं उसकी सड़ी हुई सांसें महसूस कर सकता था। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, अब तू मेरा है। तेरी इच्छा, तेरी सोच, तेरा अस्तित्व सब मेरे वश में है। तू बस एक देह है और मैं तेरी आत्मा हूं। मैं उस रात सो नहीं पाया। मैं पूरी रात जागता रहा, डायरी को पढ़ता रहा। मुझे कोई रास्ता चाहिए था इससे बाहर निकलने का। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, साधना को तोड़ने का एक ही रास्ता है, साधक को पूरी तरह नष्ट करना। साधक कौन है? मैंने सोचा। वो बूढ़ा, वो कौन था? और तभी मुझे याद आया, मामा जी ने कहा था कि नाना के पास एक साधु आता था। अगली सुबह मैंने मामा जी से पूछा, आपको उस साधु के बारे में कुछ पता है जो नाना के पास आता था? मामा जी ने कुछ देर सोचा। हां, उसका नाम था नीलकंठ, साधक नीलकंठ। लोग कहते थे वो अघोरी साधना करता था, पर एक दिन वो गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि उसकी साधना अधूरी रह गई और वो मर गया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। मेरी सांस अटक गई। और नाना, उनकी मौत कैसे हुई थी? मैंने पूछा। मामा जी की आंखों में एक अजीब डर झलका। वो एक रात अचानक चिल्लाने लगे थे, कहते थे कि कोई उनके पीछे है। फिर उन्होंने अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। जब हमने दरवाजा तोड़कर खोला तो वो फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जान नहीं थी। और सबसे अजीब बात, उनके पूरे शरीर पर वो निशान बने हुए थे। कौन से निशान? मैंने कांपते हुए पूछा। त्रिकोण और वृत्त के निशान, जैसे किसी ने उन्हें जलाकर बनाया हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वही निशान जो अब मेरे शरीर पर हैं। उस दिन मैंने तय किया कि मुझे साधक नीलकंठ के बारे में और जानना होगा। मैं गांव के बुजुर्गों से मिला। कई लोगों ने उसके बारे में बताया। एक बूढ़े ने कहा, नीलकंठ श्मशान में साधना करता था। वो मृत्यु को हराना चाहता था। कहता था कि अगर कोई उसकी डायरी पढ़ेगा तो वो उसके शरीर में प्रवेश करके फिर से जी उठेगा। और वो डायरी कहां है? मैंने पूछा। पता नहीं। कहते हैं कि नीलकंठ की मौत से पहले वो डायरी गायब हो गई थी। शायद उसने खुद छुपाई होगी ताकि कोई उसे ढूंढ सके और उसकी साधना पूरी हो सके। मैं समझ गया। मैंने वही डायरी पढ़ ली है और अब नीलकंठ मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे फिर से वो सपना आया, पर इस बार सपना अलग था। इस बार मैं श्मशान में नहीं था। मैं एक अंधेरे कमरे में था और मेरे सामने एक आईना था। मैंने आईने में देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। आईने में मेरा चेहरा नहीं था, वहां नीलकंठ का चेहरा था। वही बूढ़ा जो मेरे सपनों में आता था और वो मुस्कुरा रहा था। मैं चीखते हुए उठ बैठा, पर इस बार मेरी आवाज अलग थी, भारी, कर्कश, जैसे किसी और की आवाज हो। मैंने तुरंत अपने कमरे के आईने में देखा। मेरा चेहरा था, पर मेरी आंखें वो अलग लग रही थीं, जैसे उनमें कोई और देख रहा हो। और तभी मुझे महसूस हुआ मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। मेरा दाहिना हाथ खुद ब खुद उठा और डायरी की तरफ बढ़ा। नहीं, मैंने चिल्लाते हुए अपने हाथ को रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुका। मेरे हाथ ने डायरी खोली और फिर एक आवाज मेरे मुंह से निकली, पर वो मेरी आवाज नहीं थी। वो नीलकंठ की आवाज थी। जल्दी ही, बहुत जल्दी,
ये देह मेरी होगी। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरे अंदर कोई और भी है और धीरे धीरे वो मुझ पर काबू कर रहा है। अगले दिन मैं बिल्कुल टूट चुका था। रात भर मुझे नींद नहीं आई। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, मुझे लगता कि कोई मेरे शरीर को अपने काबू में कर रहा है। मैंने इंटरनेट पर साधक नीलकंठ के बारे में खोजा और जो मुझे मिला उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 100 साल पहले इसी गांव में एक तांत्रिक हुआ करता था, साधक नीलकंठ। वो अघोरी विद्याओं में माहिर था। कहा जाता था कि उसने कर्ण पिशाचिनी को साधा था, एक ऐसी विद्या जिसमें एक पिशाचिनी साधक के कान में फुसफुसाकर हर इंसान का भूत, वर्तमान और भविष्य बता देती है। पर नीलकंठ की लालच और बढ़ गई। वो सिर्फ भविष्य जानना नहीं चाहता था, वो खुद मृत्यु को हराना चाहता था। वो अमर होना चाहता था। उसने एक ऐसी साधना शुरू की जिसमें वो अपनी आत्मा को किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करा सके, पर साधना अधूरी रह गई। एक रात श्मशान में उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि उसकी अपनी साधना ने ही उसे खा लिया, पर सबसे डरावनी बात, उसकी लाश कभी नहीं मिली और उसकी डायरी भी गायब हो गई। लोगों ने कहा कि नीलकंठ ने मरने से पहले अपनी आत्मा को उस डायरी में कैद कर दिया था और जो भी उस डायरी को पढ़ेगा, नीलकंठ उसके शरीर में प्रवेश करके फिर से जी उठेगा। मैंने आर्टिकल पढ़ना बंद किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। तो यह सच है, मैंने सोचा। नीलकंठ मेरे अंदर आ रहा है। मैंने तुरंत अपनी मां को फोन किया। मुझे किसी से बात करनी थी। मुझे बताना था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर जैसे ही मां ने फोन उठाया, उनकी आवाज में डर था। अंकित, बेटा, तू ठीक है ना? हां मां, मैं ठीक हूं। क्या हुआ? मैंने पूछा। मां ने कुछ देर चुप्पी के बाद कहा, बेटा, कल रात मुझे एक अजीब सपना आया। एक बूढ़ा आदमी, बहुत डरावना, वो मेरे सामने आया और बस तेरा नाम लेता रहा, अंकित, अंकित, बार बार, जैसे वो तुझे बुला रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मां, वो बूढ़ा कैसा दिख रहा था? लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर त्रिशूल का निशान और उसकी आंखें, बेटा, उसकी आंखें लाल थीं, बिल्कुल खून जैसी। मेरे हाथ से फोन छूट गया। नीलकंठ अब मेरी मां के सपनों में भी आ रहा है। मैंने झूठ बोला। मां, सब ठीक है, बस एक बुरा सपना था, तुम टेंशन मत लो। पर अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। नीलकंठ अब सिर्फ मेरे साथ नहीं खेल रहा, वो मेरे परिवार को भी अपने जाल में फंसा रहा है। उस दिन दोपहर को मैं फिर से नाना के घर गया। मैं उस स्टोर रूम में गया जहां से मुझे डायरी मिली थी। मैंने पूरा कमरा खंगाला, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे इस साधना से बाहर निकाल सके। और तभी कोने में एक पुरानी संदूक के नीचे मुझे एक और चीज मिली, एक काला कपड़ा जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। मैंने उसे खोला और अंदर थी एक और डायरी, पर यह डायरी अलग थी। इसमें किसी और की हस्तलिखित थी। मैंने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि नीलकंठ ने तुम्हें अपना शिकार बना लिया है। मैं तुम्हारा नाना हूं और मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नाना ने यह डायरी मेरे लिए छोड़ी थी। मैंने अगला पन्ना पढ़ा। मैंने भी वही गलती की थी जो तुमने की है। मैंने नीलकंठ की डायरी पढ़ ली थी और धीरे धीरे वो मेरे अंदर आने लगा। हर रात उसकी आवाज, उसके सपने, उसके निशान, सब कुछ मुझे भी हुआ था। पर मैंने उसे रोकने का एक तरीका ढूंढ लिया था। नीलकंठ की आत्मा को नष्ट करने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां उसकी साधना अधूरी रही थी, श्मशान, पूर्णिमा की रात। और वहां तुम्हें उसकी डायरी को पूरी तरह जलाना होगा। पर सावधान रहना, नीलकंठ तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वो तुम्हारे शरीर को काबू करने की कोशिश करेगा और अगर पूर्णिमा से पहले वो पूरी तरह तुम पर काबू कर लेगा तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। मैंने आगे पढ़ा। मैं असफल हो गया। मैं समय पर नहीं पहुंच पाया और नीलकंठ ने मुझे अपने काबू में कर लिया। मेरी आखिरी रात मैं लड़ा, पूरी ताकत से लड़ा और किसी तरह मैंने उसे अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। पर
उसी लड़ाई में मेरी मौत हो गई। अब तुम्हारी बारी है। पूर्णिमा 31 अक्टूबर को है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन हैं। इन 10 दिनों में नीलकंठ तुम पर पूरी तरह काबू करने की कोशिश करेगा। तुम्हें मजबूत रहना होगा और हर हाल में तुम्हें 31 अक्टूबर की रात श्मशान पहुंचना होगा। मैंने डायरी बंद की। मेरे पास अब एक रास्ता था, पर क्या मैं इतना मजबूत हूं कि नीलकंठ से लड़ सकूं? उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे फिर से डायरी खुली मिली, पर इस बार पन्नों पर कुछ अलग लिखा था, ताजा गीली स्याही में। तेरे नाना भी लड़े थे और हार गए, तू भी हारेगा। और सबसे नीचे गीले पैर के निशान थे, जैसे कोई पानी से भीगे पैरों से चला हो। पर कमरे में कोई नहीं था सिवाय मेरे और उसके। अगले दिन से मेरी हालत और खराब होने लगी। अब मुझे दिन में भी नीलकंठ दिखने लगा था, कभी आईने में, कभी परछाई में, कभी अचानक मुड़ने पर। और सबसे डरावनी बात, अब मेरा शरीर पूरी तरह मेरे काबू में नहीं था। कभी कभी मेरा हाथ खुद ब खुद उठ जाता, कभी मैं खुद ब खुद चलने लगता बिना अपनी मर्जी के, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। 27 अक्टूबर की रात मैं अचानक नींद से जागा, पर मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं बाहर सड़क पर खड़ा था, नंगे पैर, और मेरे हाथ में वो डायरी थी। मैं समझ नहीं पाया कि मैं यहां कैसे आया। आखिरी बार मुझे याद है, मैं अपने बिस्तर पर सोया था। मैं वापस घर की तरफ भागा, पर जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मुझे आईने में अपना चेहरा दिखा और मैं चीख पड़ा। मेरे चेहरे पर नीलकंठ का चेहरा था, बस कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस मेरा चेहरा आ गया। नहीं नहीं, मैं डर से कांप रहा था। मुझे उससे लड़ना होगा, मुझे उसे रोकना होगा। 29 अक्टूबर की रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने तय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। अगर मैं सोया तो नीलकंठ पूरी तरह मुझ पर काबू कर लेगा। पर रात ढलते ढलते मेरी आंखें बंद हो गईं, और जब मैं जागा तो मैं फिर से बाहर था, इस बार श्मशान के बाहर। नहीं, अभी पूर्णिमा नहीं है, मैं चिल्लाया, पर मेरे पैर खुद ब खुद श्मशान के अंदर जाने लगे। मैं रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा शरीर मेरी नहीं सुन रहा था। और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरे ही मुंह से, पर मेरी आवाज नहीं। आ गया तू, आखिरकार। अब बस एक दिन और मैं पूरी तरह लौट आऊंगा। मैं घर वापस आया, पता नहीं कैसे। सुबह जब मैं उठा तो मुझे कुछ याद नहीं था। 31 अक्टूबर, पूर्णिमा की रात। मैंने तय किया कि आज मैं नाना की बताई बात मानूंगा। मैं श्मशान जाऊंगा और नीलकंठ की डायरी को जला दूंगा। शाम होते ही मैंने तैयारी शुरू की। मैंने डायरी, एक माचिस और थोड़ा तेल लिया। रात 11 बजे मैं श्मशान पहुंचा। पूर्णिमा की रोशनी में सब कुछ भयानक लग रहा था। हवा में राख की गंध थी, दूर से कौओं की आवाज आ रही थी। मैंने बीच में जाकर एक जगह बनाई, डायरी को रखा और तेल डाला। जैसे ही मैंने माचिस जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक तेज हवा चली और मेरे सामने धुएं से एक आकृति बनने लगी। नीलकंठ, वो मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तू मुझे नष्ट नहीं कर सकता, उसने कहा। तू अब मेरा है। मैंने हिम्मत जुटाई और माचिस जलाई, पर मेरा हाथ रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। छोड़ मुझे, मैं चिल्लाया। नीलकंठ मेरे और करीब आया। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा और अचानक मुझे सब कुछ दिखने लगा। उसकी साधना, उसकी मौत, उसका इंतजार, सब कुछ। वो 100 साल से इस डायरी में कैद था और अब वो मेरे शरीर में आकर फिर से जीना चाहता था। नहीं, मैंने पूरी ताकत लगाई और माचिस को डायरी पर फेंका। डायरी में आग लग गई। नीलकंठ चीखा, एक भयानक कान फाड़ू चीख। वो धुआं बनकर फैलने लगा और फिर धीरे धीरे गायब होने लगा। पर उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोला, तूने मुझे जला दिया, पर तू ये नहीं जानता कि मैं सिर्फ इस डायरी में नहीं हूं, मैं तेरे अंदर भी हूं। और जब तक तेरे शरीर पर मेरे निशान हैं, तब तक मैं कभी पूरी तरह नहीं मरूंगा। वो गायब हो गया। डायरी पूरी तरह जलकर राख हो गई। मैं वहीं बैठ गया,
थका हुआ, टूटा हुआ। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे शरीर पर के निशान गायब थे। मैं खुश हुआ। मैंने सोचा कि मैं जीत गया। पर उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे फिर से वही सपना आया। श्मशान, काला धुआं और नीलकंठ वो फिर मेरे सामने था। तूने सोचा था ना कि तू जीत गया, पर तू गलत था। मैं कभी नहीं मरता, मैं बस इंतजार करता हूं। आज 3 महीने हो गए हैं उस रात को। मैं अब शहर लौट आया हूं। मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं है, डायरी खत्म हो चुकी है। पर हर रात मुझे वो सपना आता है। हर रात मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। और कभी कभी जब मैं आईने में देखता हूं तो बस एक पल के लिए मुझे लगता है कि वो अब भी मेरे अंदर है। शायद मैं जीत गया, या शायद वो अब भी इंतजार कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, कल मुझे गांव से फोन आया। मामा जी ने बताया कि नाना के घर के स्टोर रूम में फिर से एक नई डायरी मिली है और उस पर लिखा है, जो इसे पढ़ेगा मैं उसके पीछे खड़ा होऊंगा।